हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के सेशन में एक बार फिर से हम लोग बात करेंगे ESIC, एम्स सीआरई SSO सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर एग्जाम में कंप्यूटर में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के बारे में। आप जानते हैं कि इस पर्टिकुलर एग्जाम में कंप्यूटर दो जगह पर आएगा, एक बेसिक कंप्यूटर के फॉर्म में और दूसरा डोमेन। डोमेन में आपका कंप्यूटर और इंग्लिश दोनों से क्वेश्चन रहेंगे। कंप्यूटर की वेटेज अच्छी खासी होती है और क्वेश्चंस का लेवल भी मॉडरेट टू टफ होता है, लेकिन आप टफ लेवल के क्वेश्चंस को भी आसान बना सकते हैं। आंसर है पढ़ के। जब आप मैक्सिमम पढ़ते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ते हैं, तो नो डाउट कि आपको कठिन क्वेश्चन भी आसान लगने लगते हैं, है ना। यही तो एक रास्ता है एग्जाम को क्रैक करने का। तो आइए आज के सेशन में एक बार फिर से हम लोग बात करेंगे टॉप 40 क्वेश्चंस पर। डे 1 में भी हम लोगों ने 40 क्वेश्चंस पर डिस्कशन किया, जहां आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा, बहुत अच्छे से क्वेश्चन को समझा। आज फिर हम लोग हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझेंगे और एग्जाम का लेवल डिट्टो ऐसा ही आएगा। तो यहां पर आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन को सुनना है, लिखना भी है साथ साथ। तो आइए एक बार देखते हैं। हैव अ लुक गाइस। साथ ही साथ वो कैंडिडेट्स जो कि ESIC एम्स सीआरई में कंप्यूटर का फुल कोर्स चाह रहे हैं और चाहते हैं कि कंप्यूटर को एक बार बढ़िया तरीके से पढ़ लिया जाए, बेसिक टू एडवांस लेवल पर जितने भी टॉपिक्स हैं सबको थ्योरी वाइज, उसके बाद उसके MCQ वाइज, इन सब बेसिस पर वीडियोस, PDF और मॉक टेस्ट तीनों तरीके से अगर आपको पढ़ना है तो आप जुड़ सकते हैं इस पर्टिकुलर कोर्स से, जहां पर आपको 75 प्लस वीडियोस, 80 प्लस आवर्स का कंप्लीट कोर्स मिलेगा 523 में, जहां आपका पार्ट A प्लस डोमेन दोनों में पूछा जाने वाला कंप्यूटर कंप्लीट आपको मिल जाएगा। इस कोर्स से कैसे आप कनेक्ट कर सकते हैं? अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से, फिर आप इस कोर्स से जुड़ पाएंगे। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप, कोई क्वेरी है आपकी, तो आप दिए गए नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। यस, इस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। क्या इस कोर्स के अलावा भी आपको कुछ पढ़ने की रिक्वायरमेंट होगी कंप्यूटर में? जी नहीं, ये सफिशिएंट है, बल्कि मोर देन सफिशिएंट है एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से। यस, लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। अब यहां पर एक बार सिलेबस भी आपको मालूम होना चाहिए कि ESIC एम्स सीआरई में SSO लेवल पे जो आपका कंप्यूटर का सिलेबस है उसमें इतने टॉपिक्स आपको पढ़ने होंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, CPU, इनपुट आउटपुट, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, बैकअप डिवाइसेस, पोर्ट्स, विंडोज एक्सप्लोरर शॉर्टकट कीज, सॉफ्टवेयर प्लस प्रोग्रामिंग के बेसिक्स, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक्स, MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट, WWW, ईमेल, ई-बैंकिंग, नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी, मैलवेयर, वायरस, वॉर्म, डेटाबेस और हिस्ट्री प्लस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। यस, वेरी गुड। प्रीवियस सेशन यानी डे 1 में एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, क्वेश्चन नंबर 41 था ये। क्या क्वेश्चन पूछा था मैंने आपसे? विच सुपर कंप्यूटर हैज बिकम द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर? कौन सा सुपर कंप्यूटर दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है? और इसका आंसर है एल कैपिटन। अमेरिका के द्वारा बनाया गया सुपर कंप्यूटर दैट इज कॉल्ड एल कैपिटन, ये सबसे तेज सुपर कंप्यूटर की कैटेगरी में आएगा जब वर्ल्ड की बात करेंगे, दुनिया की बात करेंगे। याद रखिएगा, ये लेटेस्ट है और एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार मेरे साथ में बोलिए, दैट इज एल कैपिटन, ELL कैपिटन, कैपिटन। यस, नेक्स्ट। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन ये रहा। 40 क्वेश्चन बैक टू बैक आएंगे। आउट ऑफ 40 आपने कितना स्कोर किया मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हैव अ लुक गाइस। इन MS Excel, macros is found under which tab?
कह रहा है एक्सेल में मैक्रोज किस टैब के अंतर्गत पाया जाता है। हम जानते हैं एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट में मैक्रोज का काम होता है रिकॉर्डिंग करना। जो बार बार काम हम करते हैं, रेपिटेटिव टास्क करते हैं, उसको रिकॉर्ड कर लेता है मैक्रोज। और मैक्रोज जिस टैब में आता है दैट इज कॉल्ड व्यू टैब। एमएस वर्ड ओपन करिएगा या एक्सेल ओपन करिएगा या पावर पॉइंट ओपन करिएगा, व्यू में क्लिक करिएगा और आपको साइड में मिल जाएगा मैक्रोज। यस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मैक्रोज की दोस्तों अगर बात करें तो इसमें आपको क्या क्या याद रखना है कि किस टैब में ये मिलेगा, तो आंसर होगा व्यू टैब में, नंबर 1। दूसरा आपको ये याद रखना है कि इसका काम क्या होता है, ऑटोमेट दी रेपिटेटिव टास्क, यानी जो बार बार काम हो रहे हैं उनको ऑटोमेट करने का, उनको रिकॉर्ड करने का, ये काम होता है मैक्रोज का। और तीसरा, मैक्रोज को किस भाषा में बनाया गया, किस लैंग्वेज में बनाया गया, तो आंसर है माइक्रोसॉफ्ट की VBA, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, जिसको कई बार विजुअल बेसिक भी बोल देते हैं। तो अगर लैंग्वेज पूछेंगे तो आंसर क्या होगा, VBA, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। वेरी गुड। और चौथा, इसकी शॉर्टकट की आपको याद होनी चाहिए कि मैक्रोज को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है, Alt+F8। क्या है दोस्तों, Alt+F8। तो कितनी चीजें याद होनी चाहिए इसके बारे में, 4। मैक्रोज किस टैब में है, व्यू में। इसका काम क्या है, रिपीट होने वाले टास्क को ऑटोमेट करने का या रिकॉर्डिंग का। और किस भाषा में यह बनाया गया, यानी किस लैंग्वेज में इसको डेवलप किया गया, तो आंसर होगा VBA। और इसकी शॉर्टकट की क्या होगी, Alt+F8। इतनी बातें याद हो गई, वेरी गुड। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड कनेक्शनलेस एंड अनरिलायबल सर्विस टू सेंड डेटा। निम्न में से कौन सा डेटा भेजने के लिए कनेक्शन रहित और अविश्वसनीय सेवा प्रदान करता है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे कोई मैसेज भेजें, व्हाट्सएप पर भेजें या वीडियो कॉल करें, क्या वीडियो कॉल जब आप करते हैं या वॉइस कॉल करते हैं तो क्या वो सर्विस कनेक्शनलेस कहलाती है? जी हां, क्योंकि डायरेक्टली हम और आप आपस में कनेक्टेड नहीं है। वीडियो कॉल अगर हम करते हैं तो वो सर्विस कैसी होती है, कनेक्शनलेस होती है। और कनेक्शनलेस सर्विस हमेशा कैसी होगी, अविश्वसनीय होगी, है ना। कई बार आप वीडियो कॉल करते होंगे तो नेटवर्क डाउन हो जाता होगा, सामने वाला हेलो हेलो कर रहा है और आपका चेहरा दिख ही नहीं रहा, या आपका चेहरा दिख रहा है आपकी बात वहां तक नहीं पहुंच रही। इसके लिए कौन सी प्रोटोकॉल जिम्मेदार है? आंसर है UDP, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। इसे बोलते हैं कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल। अगर क्वेश्चन में दिया होता कनेक्शन ओरिएंटेड और रिलायबल, ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जो कनेक्शन ओरिएंटेड है, जिस पर विश्वास किया जा सकता है, तो आंसर हो जाता TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। लेकिन ऐसी प्रोटोकॉल जो कनेक्शनलेस है, जिस पर विश्वास नहीं कर सकते, वो कौन सी है दोस्तों? UDP, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। समझ में आया? वेरी गुड। तीसरा क्वेश्चन, HTTP uses port number dash whereas HTTPS uses port number dash। HTTP किस पोर्ट नंबर का यूज करता है, जबकि HTTPS किस पोर्ट नंबर का प्रयोग करता है? हम जानते हैं HTTP होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और HTTPS का मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, जो सिक्योरिटी के लिए यूज की जाती है। HTTP का पोर्ट नंबर होता है 80, जबकि HTTPS का होता है 443। क्या 80 और 443 कहीं दिख रहा है? जी हां, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। HTTP का पोर्ट नंबर 80 और HTTPS का 443। पोर्ट नंबर का काम क्या होता है? जब भी कोई एरर आती है, जब भी कोई प्रोटोकॉल या कम्युनिकेशन में किसी भी प्रकार की त्रुटि होती है या एरर होती है या दिक्कत होती है, तो ये मैसेज आ जाता है स्क्रीन पर कि 80 पोर्ट नंबर इज नॉट वर्किंग। समझ जाते हैं HTTP में एरर है, या 443 नंबर इज नॉट वर्किंग, तो समझ जाते हैं HTTPS में एरर है ना। ठीक वैसे ही जैसे स्कूल या कॉलेजेस में आपको
एक रोल नंबर से पुकारा जाता है। तो रोल नंबर का मतलब भी आप हो गए, है ना। वैसे ही पोर्ट नंबर का मतलब क्या हो गई, प्रोटोकॉल हो गई। तो HTTP 80 और HTTPS 443। वेरी गुड। नेक्स्ट, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड इन MS PowerPoint फॉर प्रेजेंटर व्यू। MS PowerPoint में प्रस्तुतकर्ता दृश्य के लिए यानी प्रेजेंटर व्यू के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? कंट्रोल F5, F5, एस्केप, ऑल्ट F5 या शिफ्ट प्लस F5? करेक्ट आंसर होगा ऑल्ट प्लस F5। पावर पॉइंट में प्रेजेंटर व्यू क्या होता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आप MS पावर पॉइंट को ओपन करते हैं और ऑल्ट F5 करते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार का व्यू दिखेगा। इसमें क्या होता है, जो करंट स्लाइड होगी वो दिखेगी, जो उसके बाद वाली स्लाइड होगी वो दिखेगी, और यहां पर अगर आप कुछ पर्सनली अपने लिए लिख के रखना चाहते हैं तो वो लिख भी सकते हैं। इसे बोलते हैं प्रेजेंटर व्यू, और इसको ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है, ऑल्ट प्लस F5। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज बेटर फॉर इंप्लीमेंटिंग क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बेहतर है? अगर कभी भी एग्जाम में ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, नेटवर्किंग या क्लाइंट सर्वर को लेकर बात करें तो हमेशा आंसर होगा विंडोज 2000। क्या होगा दोस्तों, विंडोज 2000 का ये एकमात्र ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो क्लाइंट सर्वर फैसिलिटी देता है, या मैं ये कहूं कि नेटवर्किंग में सबसे बेहतर काम करता है, या मैं ये भी कह सकता हूं कि एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो नेटवर्किंग के लिए बनाया गया जिससे कि कनेक्टिविटी बढ़िया रहे। तो माइक्रोसॉफ्ट ने बड़ा दिमाग लगाया और एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया जो कि नेटवर्किंग पर सबसे बढ़िया काम करेगा। उसका नाम था विंडोज 2000। और अगर आप सर्च करेंगे इसके बारे में तो इसका नाम भी क्या है, विंडोज 2000 सर्वर। समझ में आया? तो क्लाइंट सर्वर की बात होगी, नेटवर्किंग की बात होगी, तो आंसर क्या लगाएंगे, विंडोज 2000। नेक्स्ट, विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू हाइड द IP एड्रेस। IP एड्रेस को छुपाने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? क्या IP एड्रेस को छुपा सकते हैं? हां। IP एड्रेस क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। इंटरनेट पर हर एक डिवाइस का एक यूनिक IP एड्रेस होता है, या हर एक डिवाइस का एक यूनिक एड्रेस होता है जिसे IP एड्रेस बोलते हैं, जो कि 32 बिट का होता है, 32 बिट का होता है IP एड्रेस। यस, तो हैकर क्या करते हैं, इस IP एड्रेस को छुपा लेते हैं, फिर हैकिंग करते हैं बढ़िया तरीके से, ताकि पता ना चल पाए कि हैकिंग किसने करी। और IP एड्रेस को छुपाने के तरीके को VPN बोलते हैं, है ना। किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे, VPN यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का। सो दी करेक्ट आंसर इज दोस्तों व्हाट, VPN। VPN में क्या होता है, एक टनल बनाई जाती है जिसमें डेटा को सिक्योर तरीके से पास किया जाता है, और कोई भी ये नहीं देख पाता कि सोर्स और डेस्टिनेशन क्या है। दैट इज कॉल्ड वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। क्लियर है? वेरी गुड। चूज द ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ओपन सोर्स है? ओपन सोर्स का मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें हम बदलाव भी कर सकते हैं और जिसके कोड को हम देख भी सकते हैं, उसे बोलते हैं ओपन सोर्स। क्या एंड्रॉयड जो मोबाइल में हम लोग यूज करते हैं क्या ओपन सोर्स है? हां, फ्री ऑफ कॉस्ट है। लाइनेक्स क्या ओपन सोर्स है? यस। ओपन सोलरिस ये भी ओपन सोर्स है, बल्कि लाइनेक्स का वर्जन ही है ये। यूबुंटू ये भी लाइनेक्स का वर्जन होता है, जो कॉलेजेस में ज्यादातर देखने को मिलता है, ये भी ओपन सोर्स है। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ये सारे आपके ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। कौन कौन से? एंड्रॉयड, लाइनेक्स, ओपन सोलरिस और यूबुंटू। ये सारे नाम याद रखिएगा। ये सारे किस कैटेगरी में आते हैं? ओपन सोर्स जो फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है,
इनके कोड को हम देख भी सकते हैं और अगर हमें टेक्निकल नॉलेज है तो हम इनके कोड को बदल भी सकते हैं। यस, नेक्स्ट। विच सुपर कंप्यूटर हैज बिकम द इंडियाज फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर? कौन सा सुपर कंप्यूटर दोस्तों भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन गया है? अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था वो सुपर कंप्यूटर जो कि वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट है, दुनिया का सबसे फास्टेस्ट। क्या था नाम? वेरी गुड, टैलेंटेड हैं आप लोग, याद है आपको, एल कैपिटन। लेकिन अगर इंडिया के फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर की बात करें तो आंसर क्या होगा? एरावत। हाथी होता है ना, उसी नाम से पड़ा, एरावत। तो इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इज कॉल्ड एरावत, जबकि दुनिया का वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इज कॉल्ड एल कैपिटन। याद रहेगा दोनों, एरावत इंडिया के केस में फास्टेस्ट है। नेक्स्ट, व्हाट इज द बाय डिफॉल्ट फाइल नेम ऑफ MS Excel 2021? MS Excel 2021 का बाय डिफॉल्ट फाइल नेम क्या है? एक्सेल शीट जब हम ओपन करते हैं तो शीट 1 के नाम से ओपन होती है बाय डिफॉल्ट, बुक 1 के नाम से ओपन होती है, या डॉक्यूमेंट 1 या एक्सेल 1 या फाइल 1? करेक्ट आंसर है बुक 1। जब भी हम एक्सेल शीट ओपन करेंगे, क्योंकि एक्सेल को वर्कबुक भी बोला जाता है ना, नंबर ऑफ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज कॉल्ड वर्कबुक। मालूम है ना आपको कि वर्कशीट के कलेक्शन को वर्कबुक बोलते हैं। तो जब भी हमारी एक्सेल शीट ओपन होगी तो उसमें क्या लिखा होगा? बुक 1 लिखा होगा। तो डिफॉल्ट फाइल क्या होती है? दैट इज कॉल्ड बुक 1। MS वर्ड फाइल को अगर हम ओपन करते हैं और कोई भी फाइल का नाम नहीं देते तो नाम होता है डॉक्यूमेंट 1 के नाम से, एक्सेल के केस में बुक 1 के नाम से, और पावर पॉइंट के केस में प्रेजेंटेशन 1 के नाम से ये दिखती है। तो तीनों का याद रखने की रिक्वायरमेंट है। इन तीनों में से एक क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में। MS वर्ड के केस में डॉक्यूमेंट 1, एक्सेल के केस में बुक 1 और पावर पॉइंट के केस में प्रेजेंटेशन 1। क्या इतनी बात समझ में आई? वेरी गुड। नेक्स्ट, द हेडर एंड फुटर कमांड आर लोकेटेड ऑन द डैश टैब इन MS वर्ड 2021। हेडर और फुटर कमांड MS वर्ड 2021 में किस टैब पर स्थित है? हम जानते हैं हेडर और फुटर को हम लोग क्या करते हैं? MS वर्ड में इंसर्ट करते हैं। हेडर मतलब ऊपर वाला और फुटर मतलब नीचे वाला। जैसे पेज नंबर होगा तो उसको फुटर में नीचे की तरफ लिखेंगे, है ना। तो कह रहा है कि हेडर और फुटर को कहां, किस कमांड के द्वारा लोकेट करते हैं? इंसर्ट कमांड के द्वारा। हेडर और फुटर कमांड को MS वर्ड के किसी भी वर्जन में इंसर्ट टैब पर यह हमें देखने को मिलता है। जरा देखिए एक बार, जब आपने MS वर्ड ओपन किया, MS वर्ड ओपन करने के बाद इंसर्ट वाले टैब पर आप गए, वहां पर आपको देखो एक हेडर का ऑप्शन मिलेगा, एक फुटर का ऑप्शन मिलेगा, है ना। इसमें कई सारी चीजें आपको मिलती हैं, जैसे पेजेस, टेबल्स, पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप्स, हाइपरलिंक, क्विक पार्ट्स, किसी को भी आप इंसर्ट कर सकते हैं अंडर इंसर्ट। यस, नेक्स्ट, which among the following keyboard shortcut is used to bookmark the current web page on the web browser? वेब ब्राउजर पर वर्तमान वेब पेज को बुकमार्क करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करते हैं? बुकमार्क समझते हैं ना आप लोग। इंटरनेट पर ब्राउजर में कई बार हम लोग बुकमार्क कर देते हैं वेबसाइट को। क्यों? ताकि दोबारा कभी उस ब्राउजर को ओपन करें तो वो वेबसाइट डायरेक्टली क्लिक करके ओपन हो जाए, हमें कंप्लीट URL एंटर करने की रिक्वायरमेंट ना हो। और बुकमार्क की जो शॉर्टकट की है वो क्या है? Ctrl+D है। क्या बुकमार्क करने का कोई और तरीका भी है? जी हां, आप 3 डॉट्स पर क्लिक करके बुकमार्क का ऑप्शन आएगा, यहां पे क्लिक करके आप बुकमार्क कर सकते हैं अपनी वेबसाइट्स को, वेब पेजेस को। लेकिन क्या यहां पर यह तरीका पूछा गया था कि 3 डॉट पे क्लिक करके करना है? नहीं, शॉर्टकट तरीका पूछा गया था, एंड दैट इज कॉल्ड Ctrl+D। इस शॉर्टकट की मदद से हम बुकमार्क कर पाएंगे, याद रहेगा। लेकिन Ctrl+D का इस्तेमाल MS वर्ड में क्यों करते हैं?
फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए अगर हमें फॉन्ट का नाम बदलना है, फॉन्ट का फेस बदलना है, फॉन्ट का स्टाइल बदलना है, तो कंट्रोल डी किया जाता है एमएस वर्ड के केस में। यस, नेक्स्ट। डैश इज अ टाइप ऑफ अ malware that is often disguised as a legitimate software। डैश एक प्रकार का malware है जो अक्सर वैध सॉफ्टवेयर के रूप में प्रच्छन्न होता है। मतलब होता तो ये इलीगल है लेकिन अपने आप को लीगल दिखाता है। होता तो ये बुरा है लेकिन अपने आप को शरीफ दिखाता है। दैट प्रिटेंड टू बी यूजफुल बट एक्चुअली हार्मफुल। ये होता हार्मफुल है लेकिन प्रिटेंड करता है, दिखाता है यूजफुल। दैट इज कॉल्ड ट्रोजन हॉर्स, है ना। इसके पीछे की कहानी आपको पता है ना कि राजाओं ने क्या किया, हमला कर दिया। कैसे? अब दो राजा आपस में एक दूसरे को क्या गिफ्ट करते थे? घोड़े गिफ्ट करते थे। तो एक राजा ने दूसरे राजा को घोड़ा गिफ्ट किया, लेकिन वो घोड़ा कैसा था? लकड़ी का। राजा ने कहा बिल्कुल ले आओ, हम लगा देंगे, बड़ा अच्छा लगेगा। बड़े बड़े लकड़ी के घोड़े ले आए, लेकिन उन घोड़ों के अंदर सैनिक भर दिए गए कि जैसे ही वो किले के अंदर प्रवेश हो, इन घोड़ों के अंदर से सैनिक निकले और राजा को दबोच ले, उन पर हमला कर ले, उनका किला भी अपना ले, उनकी रानियां भी ले ले, है ना, और किला फतेह कर ले। तो इस शरीफ दिखने वाले घोड़े के अंदर छुपे हुए थे सैनिक, और इसे बोला जाता है ट्रोजन। वहीं से ये मैलवेयर भी बना, दिखने में शरीफ लेकिन होता नहीं है। दैट इज कॉल्ड ट्रोजन हॉर्स। यस, रूटकिट क्या है? रूटकिट वो मैलवेयर है जो एडमिन राइट्स ले लेता है। जैसे मान लीजिए कि आप व्हाट्सएप के किसी ग्रुप के एडमिन हैं, आप उसमें पोस्ट ही नहीं कर पा रहे, कोई दूसरा एडमिन बन गया, उसने आपके सारे राइट्स को ले लिया। या कई बार आप देखते हैं यूट्यूब हैक हो जाता है, कई बार फेसबुक पेजेस हैक हो जाते हैं जिसमें एडमिन के पास में ही उसका राइट नहीं रहता। दैट इज कॉल्ड रूटकिट। रैंसमवेयर क्या है आप जानते होंगे। रैंसम का मतलब होता है रिश्वत। रैंसमवेयर में क्या करते हैं? फिरौती लेते हैं। आपकी फाइल्स और फोल्डर पर ताला लगा देंगे और फिर कहेंगे पैसे लाओ। दैट इज कॉल्ड रैंसमवेयर। जब आप किसी फाइल या फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो मैसेज आएगा कि आप इसको ओपन नहीं कर सकते, इतने बिटकॉइन दीजिए, तब जाकर ये आपका अनलॉक होगा। तो आप कहेंगे सर ऐसे में हम क्यों देंगे पैसे, अगर कभी हो गया तो? सोचो, आप नहीं देंगे तो आपके कंप्यूटर में तो ये अटैक होगा भी नहीं। होगा किसके कंप्यूटर में? सरकार के कंप्यूटर में, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के कंप्यूटर है, जिनकी एक एक फाइल, एक एक फोल्डर की कीमत कितनी ज्यादा है ना। आपके कंप्यूटर में या आपके मोबाइल में जो फाइल्स होती हैं उनकी कोई कीमत नहीं होती, है ना। आप जानते हैं कि वो फोटो है, वो वीडियोस हैं, वो कुछ सेल्फी हैं, है ना, तो उसके लिए आप पेमेंट क्यों करेंगे? लेकिन अगर कोई सरकार की बात करें या कोई कंपनी लेवल पे बात करें तो उनकी फाइल्स और फोल्डर्स की कीमत कितनी होगी? वो पेमेंट करेंगे, रैंसमवेयर होगा। की लॉगर का मतलब क्या होता है? कीबोर्ड की कीज जो आप टाइप करेंगे वो हैक हो जाएंगी। दैट इज वाया की लॉगर सॉफ्टवेयर। स्निफर्स क्या होते हैं? स्निफिंग का मतलब होता है एक तरीके से छुपकर वार करना, है ना। ये आप कह सकते हैं स्निफर्स डॉग, जो सूंघ लेते हैं पैकेट्स को। इंटरनेट पर जो पैकेट्स ट्रैवल हो रहे होते हैं उनको सूंघ लेते हैं, उनको चुरा लेते हैं, उनको मॉनिटर कर लेते हैं कि कहां डेटा कहां से आ रहा है, कहां से जा रहा है, गुप्त रूप से उन पे निगाह रखते हैं। दैट इज कॉल्ड स्निफिंग। स्निफर डॉग्स याद है ना आपको? वो कुत्ते जो कि यूज किए जाते हैं मिलिट्री की तरफ से, पुलिस की तरफ से ट्रेंड किए जाते हैं बम स्क्वाड्स को पकड़ने के लिए, है ना। तो वहां से नाम आया, दैट इज कॉल्ड स्निफिंग। क्लियर है? नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूटिलिटी? निम्नलिखित में से कौन सा उपयोगिता का उदाहरण है? यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस या स्पीड को इंक्रीज करते हैं उन्हें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। इनमें से कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करेगा? कंपाइलर नहीं,
ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, ड्राइवर्स नहीं, एंटीवायरस इज द करेक्ट आंसर। तो कंप्यूटर की सिस्टम की स्पीड या गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए यूज होने वाले सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड यूटिलिटी, जिसमें आपका एंटीवायरस आ जाएगा, डिस्क डीफ्रैगमेंटर आ जाएगा, डिस्क क्लीनअप आ जाएगा। ये आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स होते हैं। एंटीवायरस कौन कौन से फेमस हैं? नॉर्टन, मैकेफी, कैस्परस्काई, एवीजी एंटीवायरस, एवास्ट, एवीरा, नोड 32, बिट डिफेंडर, ट्रेंड, एफ सिक्योर, जी डेटा। These are the famous antivirus softwares. Next, which function key repeat the last command or action? कौन सी फंक्शन कुंजी अंतिम कमांड या क्रिया को दोहराती है? बताइएगा जरा। क्या कोई ऐसी फंक्शन की है जो रिपीट करती है? सपोज करिए आपने अपना नाम लिखा है एमएस वर्ड में, स्पेस नहीं दिया, क्या कोई ऐसी की है जो उसको दोबारा से रिपीट कर दे? हां, F4। F4 की का काम होता है रिपीट करना। मान लीजिए आपने एमएस वर्ड ओपन किया, करके देखिएगा, अपना नाम लिखा, तुरंत F4 दबा दीजिए, फिर से आपका नाम आ जाएगा। यानी जो कॉपी पेस्ट वाला काम है ना, वो एक तरीके से होता है। समझ में आ गया? F4 के थ्रू। नेक्स्ट, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू फाइंड आईपी एड्रेस व्हेन मैक एड्रेस इज नोन? जब मैक एड्रेस आपको ज्ञात है तो आईपी एड्रेस ढूंढने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग करेंगे? आईपी एड्रेस फाइंड करने वाली जो प्रोटोकॉल है दैट इज कॉल्ड RARP, रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। इसका काम क्या होता है? आईपी एड्रेस को ढूंढना, लेकिन कब? जब कंप्यूटर का मैक एड्रेस आपको मालूम हो। इसका ठीक उल्टा अगर हम कहें, फाइंड द मैक एड्रेस, आपको कंप्यूटर के मैक एड्रेस को ढूंढना है जब आईपी एड्रेस गिवन हो, तो आंसर हो जाएगा ARP, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। क्लियर है? नेक्स्ट, विच फंक्शन की इज यूज्ड इन MS Excel 365 टू एडिट अ सेल? किसी सेल को संपादित करने के लिए MS Excel 365 में किस फंक्शन की का प्रयोग करेंगे? क्या एक्सेल शीट में किसी भी सेल में जाकर एडिट कर पाना, उसको बदल पाना पॉसिबल है? जी हां। और चेंज करने के लिए जिस फंक्शन की का यूज करेंगे वो है F2। क्या F2 के द्वारा चेंज करेंगे? बिल्कुल। F2 का यूज करके आप किसी फाइल और फोल्डर का नाम भी बदल सकते हैं। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई फाइल और फोल्डर है, उसका नाम आप बदलना चाहते हैं तो F2 के थ्रू आप बदल सकते हैं। लेकिन एक्सेल में F2 की क्या करती है? एडिट करती है सेल में लिखे गए डेटा को। क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट, mesh topology have devices which are connected via। mesh topology में ऐसे उपकरण होते हैं जो किसके माध्यम से जुड़े होते हैं? mesh topology कौन सी होती है? टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है ये आप लोग जानते हैं कि नेटवर्किंग में कंप्यूटर्स को कैसे कनेक्ट किया जाए, दैट इज कॉल्ड टोपोलॉजी। हाउ कंप्यूटर्स आर फिजिकली और लॉजिकली कनेक्टेड विद ईच अदर, दैट इज कॉल्ड अ टोपोलॉजी। mesh टोपोलॉजी के केस में हर एक डिवाइस एक दूसरे डिवाइस से कनेक्टेड होती है। कैसे कनेक्टेड होती है? पॉइंट टू पॉइंट लिंक से। एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से कनेक्टेड होगा कुछ इस प्रकार, और इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? मैश टोपोलॉजी, जो सबसे ज्यादा रिलायबल टोपोलॉजी होती है। एग्जाम में क्वेश्चन और भी आता है, ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जो रिलायबल है? मैश टोपोलॉजी। ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जो होम ऑटोमेशन में यूज की जाती है? पूरे घर को ऑटोमेटिक अगर आपको करना है तो कौन सी टोपोलॉजी का यूज करेंगे? मैश टोपोलॉजी का। क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट, विच इज वोलाटाइल मेमोरी? इनमें से कौन सी अस्थिर मेमोरी है? वोलाटाइल का मतलब होता है टेम्परेरी। कह रहा इनमें लिखी गई ऐसी कौन सी मेमोरी है जो कि टेम्परेरी है? कैशे मेमोरी क्या टेम्परेरी है? हां। रैम टेम्परेरी होती है? यस। स्टैटिक रैम भी टेम्परेरी है? जी हां। रजिस्टर जो कि सीपीयू के अंदर होती है, यह भी क्या है? टेम्परेरी। ऑल ऑफ दीज होगा करेक्ट आंसर। यस। तो वोलाटाइल का मतलब होता है टेम्परेरी, जबकि नॉन वोलाटाइल का मतलब होता है परमानेंट। रोम परमानेंट है, हार्ड डिस्क परमानेंट है,
सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, है ना, ये सब आपकी परमानेंट है। क्लियर है? नेक्स्ट, द फर्स्ट कंप्यूटर मेड अवेलेबल फॉर कॉमर्शियल यूज वॉज, व्यवसायिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था? ऐसा कंप्यूटर जो कि कॉमर्शियल का मतलब क्या होता है, जिसे मार्केट में सबसे पहले लाया गया, कॉमर्शियलाइज किया गया, उसका नाम बताइए। एंड द करेक्ट आंसर इज यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये पहला कंप्यूटर रहा जिसे कॉमर्शियल इस्तेमाल के लिए लाया गया, व्यवसायिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर, दैट इज यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्लियर है? नेक्स्ट, वर्चुअल मेमोरी इज अ पार्ट ऑफ, आभासी मेमोरी किसका हिस्सा है? बड़े ध्यान से समझिए। आपके कंप्यूटर में या मोबाइल फोन में रैम लगी होती है, क्या उस रैम के साइज को बढ़ा सकते हैं? जी हां, बढ़ा सकते हैं, आप रैम के साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन क्या जो आपके कंप्यूटर या मोबाइल फोन में रैम लगी हुई है, क्या उसको यह आभास हो सकता है कि मैं बहुत ताकतवर हूं? जी हां। कैसे आभास होता है, जरा सुनिए। ठीक उसी प्रकार होता है जैसे कई बार आपने अपने पेरेंट्स से, अपने भाई बहन से या अपने दोस्तों से मान लीजिए 1,000 रुपया उधार लिया, आपको 1,000 रुपए की जरूरत थी, उन्होंने दे दिया आपको, तो आपको लगने लगता है ना कि मेरे पास तो बहुत पैसे हैं। क्या वो पैसे आपके हैं? नहीं, आपने या तो अपने दोस्तों से या भाई बहन से लिए हुए हैं, हो सकता है उनको आपको लौटाने भी पड़े, लेकिन कुछ समय के लिए आपको ऐसा लग सकता है कि आप बहुत पैसे वाले हैं। यस, ये आभास है, ये वर्चुअल है। ऐसे ही रैम को भी कई बार लगता है कि उसके पास बहुत मेमोरी है। क्यों? क्योंकि जब भी रैम को जरूरत होती है तो वो हार्ड डिस्क के पास जाती है और हार्ड डिस्क से कहती है कि मुझे कुछ मेमोरी उधार दे दो। हार्ड डिस्क क्या बोलती है? तथास्तु, दे दी तुम्हें उधार। अब रैम कहती है वाह, मेरे पास तो बहुत मेमोरी है। तो इसका मतलब वर्चुअल मेमोरी में रैम को कहां से डेटा मिला, कहां से स्पेस मिली, कहां से मेमोरी मिली? हार्ड डिस्क से। तो आंसर क्या होगा? वर्चुअल मेमोरी इज द पार्ट ऑफ हार्ड डिस्क। अगर यह पूछें कि वर्चुअल मेमोरी में किस मेमोरी को बड़ा लगने लगता है, किस मेमोरी के पास ज्यादा स्पेस लगने लगती है, तो आंसर होगा रैम। को यह आभास होता है कि उसके पास बहुत मेमोरी है, लेकिन होता क्या है, कुछ समय के लिए हार्ड डिस्क अपनी स्पेस को रैम को दे देता है यूज करने के लिए। जब काम खत्म हो जाता है तो रैम उसको इसकी स्पेस को वापस कर देती है, लेकिन रैम को यह लगने लगता है कि उसके पास स्पेस बहुत ज्यादा है। तो वर्चुअल मेमोरी इज द पार्ट ऑफ व्हाट? हार्ड डिस्क। क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट, डैश इज एन इंडियन प्रोप्राइटरी प्राइवेसी सेंट्रिक वेब ब्राउजर डेवलप्ड बाय हिडन रिफ्लेक्स यूजिंग क्रोमियम सोर्स कोड। क्या मतलब है? ध्यान से देखिए। बहुत सारे ब्राउजर हैं जिनका इस्तेमाल आप करते होंगे, जैसे मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, सफारी, एप्पल के केस में। लेकिन क्या कोई इंडिया का भी ब्राउजर है? क्या कोई ब्राउजर इंडिया ने भी डेवलप किया? कह रहा हां। उस ब्राउजर का नाम बताइए जो इंडिया का प्राइवेसी सेंट्रिक, यानी जो प्राइवेट है, जिसने प्राइवेसी पर फोकस किया। हिडन रिफ्लेक्स नामक कंपनी ने डेवलप किया है, यह भी बता रहा है। कह रहा है जिस कंपनी ने वो ब्राउजर बनाया है इंडिया का, वो कंपनी कौन सी है? हिडन रिफ्लेक्स। और किसके कोड को चुराया है, यह भी बता रही है। क्रोमियम, जो कि गूगल का ही एक ब्राउजर है। गूगल का एक क्रोम आता है और गूगल का एक क्रोमियम भी होता है। तो क्रोमियम के सोर्स कोड को कॉपी करते हुए इंडिया ने एक ब्राउजर डेवलप किया है, उसका नाम क्या है? दैट इज कॉल्ड क्यूमामू। क्यूमामू क्या है? दैट इज द सर्च इंजन डेवलप्ड बाय द इंडियन फर्म। इंडियन फर्म ने एक सर्च इंजन बनाया जिसका नाम रखा क्यूमामू। जब सर्च इंजन बनाया तो उन्होंने कहा एक ब्राउजर भी बनाएंगे। भाई जब सर्च इंजन बना दिया है तो क्या ब्राउजर की भी रिक्वायरमेंट होगी? जी हां। तो उस पर चलने वाला जो ब्राउजर उन्होंने बनाया दैट इज कॉल्ड एपिक, जिसका नाम क्या रखा? एपिक।
तो इसका मतलब कि अगर यह पूछा जाए कि इंडिया का सर्च इंजन कौन सा है तो क्यू मामू हो जाएगा, और अगर यह पूछा जाए कि इंडिया का ब्राउजर कौन सा है तो एपिक हो जाएगा। लेकिन इसके बारे में दो बातें याद रखनी होंगी। क्या? किस कंपनी ने इस एपिक को बनाया? हिडन रिफ्लेक्स, नंबर 1। दूसरी बात, इसके पापा कौन है, इसके फाउंडर कौन है? तो आलोक भारद्वाज इसके पापा है। क्या ये तीनों बातें समझ में आ गई? इंडिया का ब्राउजर एपिक, इंडिया का सर्च इंजन क्यू मामू, दो बातें। तीसरी कंपनी का नाम बताइए जिसने इंडिया के ब्राउजर को बनाया, हिडन रिफ्लेक्स। हिडन रिफ्लेक्स के द्वारा जो कंपनी है उसके मालिक कौन है, या एपिक को बनाने वाला पर्सन कौन है? तो आंसर है मिस्टर आलोक भारद्वाज। याद रखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। नेक्स्ट, प्रिंट क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर इज गिवन इन एंड प्रिंटिंग स्पीड इज गिवन इन। बहुत ध्यान से सुनिए। प्रिंटर की प्रिंट गुणवत्ता डैश में दी गई है और मुद्रण गति डैश में दी गई है। देखो, प्रिंटर की जब हम बात करते हैं तो प्रिंटर की एक क्वालिटी होती है ना, प्रिंटर का एक रेजोल्यूशन होता है, प्रिंटर की गुणवत्ता होती है जिसको डीपीआई में नापते हैं, डॉट पर इंचेस। और प्रिंटिंग की जो स्पीड है, जैसे लेजर प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर है, थर्मल प्रिंटर है, इनकी स्पीड को पीपीएम में नापते हैं, पेजेस पर मिनट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वालिटी के लिए हमेशा आंसर होगा डीपीआई, डॉट पर इंचेस, और स्पीड के लिए क्या होगा? दैट इज पीपीएम, पेजेस पर मिनट। थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, सबकी स्पीड किस में नापते हैं? पीपीएम में। क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक एंड सेक्टर इज कॉल्ड। डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जरा समझो इस क्वेश्चन को। कह रहा है हार्ड डिस्क को जब हम ट्रैक और सेक्टर में विभाजित कर देते हैं तो इसे क्या बोलते हैं? ट्रैकिंग, क्रैशिंग, पार्टीशनिंग, फॉर्मेटिंग या कंप्रेशन? करेक्ट आंसर है फॉर्मेटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? फॉर्मेटिंग, यानी ऑप्शन 4 इज द राइट वन। अब ये फॉर्मेट करना होता क्या है शायद आप जानते हैं। अगर आपने अपनी हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव को फॉर्मेट करते हैं तो वो पूरी तरीके से खाली हो जाती है, यानी एम्प्टी हो जाती है, वो सारा डेटा लॉस हो जाता है। क्या वो डेटा रिकवर हो सकता है फॉर्मेट होने के बाद? जी हां, कई सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। अगर आपको नॉलेज होगी हार्ड डिस्क की, सीडी की, डीवीडी की, तो आप उनको रिकवर कर पाएंगे बहुत आसानी से। यस, लेकिन इसका मतलब कि फॉर्मेट हो जाने के बाद भी वो डेटा कहीं स्टोर रहता है। इसका मतलब कि अगर आप मोबाइल फोन से डेटा को डिलीट कर देते हैं तो भी वो रिकवर हो सकता है ना। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी मोबाइल अपना किसी को बेचना नहीं चाहिए, क्योंकि मोबाइल जैसी इतनी कीमती चीज जिसमें आपका इतना इंपॉर्टेंट डेटा है, अगर उसने रिकवर कर लिया तो क्या होगा, है ना। सेम विद द केस ऑफ लैपटॉप, कंप्यूटर, इन सबका डेटा रिकवर हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी भी चीज को डिलीट करते हैं या फॉर्मेट करते हैं तो वो ट्रैक और सेक्टर में जाकर स्टोर हो जाता है बाइनरी फॉर्मेट में, और तब आप उसको रिकवर कर लेते हैं। क्लियर है? तो डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक एंड सेक्टर इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट, इन डेटाबेस हायरार्की व्हाट कम्स आफ्टर बाइट। डेटाबेस पदानुक्रम में बाइट के बाद क्या आता है? अगर आपको डेटाबेस की हायरार्की याद है तो क्या होता है? बिट, बाइट, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डेटाबेस। तो बिट, बाइट, फील्ड। क्या फील्ड गिवन है? जी हां, द करेक्ट आंसर इज फील्ड। जरा ये हायरार्की देखो। डेटाबेस की सबसे छोटी यूनिट होती है बिट, मेमोरी की भी बिट होती है, बिट के बाद बाइट, लेकिन मेमोरी में बिट के बाद क्या आता है? निबल, फिर बाइट, फिर किलोबाइट। लेकिन डेटाबेस की हायरार्की क्या होती है? बिट, बाइट, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल और डेटाबेस। क्लियर है? क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में कि बाइट के बाद में क्या आएगा? बाइट के बाद में फील्ड आएगा। क्या फील्ड गिवन है? यस, दैट इज द आंसर। अगर पूछता बिट के बाद क्या आएगा तो बाइट, अगर पूछता बाइट के बाद क्या आएगा तो फील्ड, अगर पूछता फील्ड के बाद क्या आएगा तो रिकॉर्ड, अगर पूछता रिकॉर्ड के बाद क्या आएगा तो फाइल, फाइल के बाद क्या आएगा? डेटाबेस। क्लियर है? वेरी गुड। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ व्यूज आर देयर इन MS Word 2024?
MS वर्ड का जो लेटेस्ट वर्जन है वो 2024 है। इसमें कितने प्रकार के व्यूज होते हैं? बिल्कुल सही, दैट इज 5 व्यूज। अगर आप MS वर्ड में व्यू टैब पर क्लिक करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर आपको 5 तरीके के व्यूज दिखेंगे। कौन कौन से? रीड मोड, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, आउटलाइन और ड्राफ्ट। क्लियर है? तो कभी भी MS वर्ड में आपसे व्यूज पूछें तो आंसर क्या होगा? 5 व्यूज। रीड मोड, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, आउटलाइन और ड्राफ्ट। नेक्स्ट, इन MS Word 365 which shortcut key is used to remove the paragraph formatting? MS Word 365 जो कि MS Office का ऑनलाइन वर्जन है ना, 365, पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? मान लीजिए कि आपने किसी पैराग्राफ को बोल्ड किया है, इटैलिक किया है, अंडरलाइन किया है, अब हटाना चाहते हैं तो क्या करें? कंट्रोल क्यू करिए, कंट्रोल क्यू से सारी फॉर्मेटिंग हट जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टू रिमूव द पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, MS वर्ड 365 में पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए जिस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं वो क्या है? कंट्रोल क्यू है। नेक्स्ट, अ डैश इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट कैन बी एक्सेस ऑन द स्टोरेज डिवाइस लाइक हार्ड डिस्क। एक डैश सबसे छोटी इकाई है जिसे हार्ड डिस्क जैसे स्टोरेज डिवाइस पर एक्सेस किया जा सकता है। सेक्टर, ट्रैक, निबल, सर्किल या डिस्क। हम जानते हैं कि हार्ड डिस्क की सबसे छोटी स्टोरेज डिवाइस जहां पे चीजें स्टोर होती हैं उसे सेक्टर बोलते हैं। हार्ड डिस्क में वैसे तो सबसे छोटा ट्रैक होता है, लेकिन क्या ट्रैक में कुछ स्टोर होता है? जी नहीं। स्टोरेज यूनिट कहां पर होती है? सेक्टर में। तो कभी भी हार्ड डिस्क में स्मॉलेस्ट यूनिट स्टोरेज की पूछेंगे तो आंसर क्या होगा दोस्तों? दैट इज सेक्टर। और हार्ड डिस्क किससे मिलकर बनी होती है? ट्रैक, सेक्टर। और ट्रैक और सेक्टर के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? द कलेक्शन ऑफ ट्रैक एंड सेक्टर। फॉर्मेटिंग जो अभी हम लोग ने पढ़ा था। यस। नेक्स्ट, विच प्रोग्राम इज यूज्ड बाय सर्च इंजन टू रीच द वेबसाइट। वेबसाइट तक पहुंचने के लिए सर्च इंजन द्वारा किस प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है? बहुत आसान है, बहुत फेमस भी है। सर्च इंजन का काम क्या होता है? जैसे आप देखते हैं ना कि YouTube की वीडियो ट्रेंडिंग हो गई या Facebook पर कोई वीडियो ट्रेंड कर गई या कोई पोस्ट ट्रेंड कर गई, ऐसा कैसे हो जाता है? क्योंकि जितने लोग उसको देखेंगे, अगर ज्यादा लोगों ने देखा तो वो ट्रेंडिंग में आ जाता है। लेकिन ये ज्यादा लोग देख रहे हैं ये बताएगा कौन? सर्च ऑपरेटर नहीं, MSN नहीं, स्पाइडर। ये मकड़ी बताएगी कि कितने लोगों ने उस पर क्लिक किया। अगर ज्यादा लोगों ने किया तो उसको ट्रेंड कर दो, ट्रेंडिंग में आ जाएगा। तो दैट इज वाया स्पाइडर, या कई बार स्पाइडर को क्रॉलर भी बोलते हैं। क्वेश्चन क्या था? वेबसाइट तक पहुंचने के लिए सर्च इंजन द्वारा किस प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं? विच प्रोग्राम इज यूज्ड बाय द सर्च इंजन टू रीच द वेबसाइट? तो आंसर इसका क्या होगा? या तो स्पाइडर होगा, और अगर स्पाइडर ऑप्शन में गिवन नहीं है तो क्रॉलर हो जाएगा। कहते हैं ना कितनी वेबसाइट क्रॉल हुई, कितने लोगों ने उसको क्लिक किया, कितने यूजर्स के द्वारा उसको क्लिक किया गया, दैट इज कॉल्ड क्रॉलर या स्पाइडर। वेरी गुड। विच माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम रिलीज्ड आफ्टर विंडोज विस्टा? विंडोज विस्टा के बाद में कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जारी किया गया? यानी कह रहा है कि विंडोज विस्टा के बाद में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आया। अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का सीक्वेंस पता होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है, तो आप समझ जाएंगे कि विस्टा के बाद कौन सा आया? विंडोज 7। कैसे आपको पता चला? आपको यह सीक्वेंस याद होना चाहिए कि पहले आया विंडोज ME, मिलेनियम एडिशन जिसको बोलते हैं, फिर आया विंडोज XP जिसको एक्सपीरियंस बोलते हैं, फिर आया विंडोज विस्टा, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 8.1, विंडोज 10 और फिर विंडोज 11। लेटेस्ट कौन सा है? विंडोज 11। ये सीक्वेंस याद रखिएगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है विंडोज 7 से पहले कौन सा आया, तो आंसर होगा विस्टा। विस्टा से पहले कौन सा आया? विंडोज XP।
XP से पहले कौन सा आया? विंडोज ME। यस। अच्छा, विंडोज 9 क्यों नहीं आया? क्योंकि बिल गेट्स के अकॉर्डिंग, बिल गेट्स जो हैं वो काफी न्यूमरोलॉजी पे विश्वास करते हैं। तो बिल गेट्स ने क्या कहा? 9 नंबर इज कॉल्ड द किंग ऑफ ऑल दी नंबर, है ना। जो 9 नंबर होता है वो सभी नंबरों का राजा होता है। तो या तो 9 नंबर किसी को सूट करता है या किसी को नहीं करता, है ना। ऐसा है 9 नंबर के साथ। अगर 9 नंबर सूट करेगा तो मजे ही मजे, बढ़िया है। लेकिन अगर 9 नंबर ने सूट नहीं किया तो वो शूट कर देता है ना, यानी भस्म कर देता है चीज को, फिर चीज चलती नहीं है, स्वाहा हो जाती है। तो बिल गेट्स ने कहा देखो भैया, मैं रिस्क नहीं लेना, विंडोज तो हमारा वैसे भी पॉपुलर है, चल ही जाएगा, 9 नंबर को अवॉइड करते हैं। तो 9 नहीं आया, विंडोज 10 आया, फिर विंडोज 11 आया, है ना। और 11 आपका लेटेस्ट है। न्यूमरोलॉजी का खेल है। देखो प्लेयर्स जितने भी होते हैं, है ना, वो भी न्यूमरोलॉजी पर बिलीव करते हैं। 7 नंबर थाला फॉर अ रीजन, MS धोनी, है ना। सभी जितने भी बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, या फिर आप कह लीजिए जितने भी टेलीविजन एक्टर्स हैं या एक्ट्रेसेस हैं, है ना, ज्यादातर हर कोई न्यूमरोलॉजी या बड़ी बड़ी कंपनीज के जो मालिक हैं वो भी नंबर्स पर बड़ा बिलीव करते हैं। तो ये न्यूमरोलॉजी का भी खेल है। यस। व्हेन यू क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन, व्हाट विल बी द फर्स्ट स्लाइड इन MS PowerPoint 2021? कह रहा है अब कोई भी वर्जन हो सकता है, यहां पर 2021 भी हो सकता है, 2019 भी हो सकता है, 2024 भी हो सकता है, लेकिन आंसर एक ही रहेगा। जब आप एक नई प्रस्तुति बनाते हैं, नई प्रेजेंटेशन बनाते हैं, तो MS PowerPoint 2021 या किसी भी वर्जन में पहली स्लाइड कौन सी होगी? पहली स्लाइड टाइटल स्लाइड होती है, जो बाय डिफॉल्ट होती है। तो आंसर क्या होगा? दैट इज टाइटल स्लाइड, विच इज द बाय डिफॉल्ट स्लाइड। और इस पर 2 प्लेस होल्डर भी होते हैं। अगर आप देखें तो 2 डॉटेड बॉक्स आपको दिख रहे होंगे, दैट इज कॉल्ड प्लेस होल्डर। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि पावर पॉइंट में बाय डिफॉल्ट प्लेस होल्डर कितने हैं? तो आंसर होगा 2, एक क्लिक टू ऐड टाइटल के नाम से और एक क्लिक टू ऐड सब टाइटल के नाम से। क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट, फॉर अ ड्रॉप कैप मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन्स। एक ड्रॉप कैप में अधिकतम कितनी लाइनें होती हैं? ड्रॉप कैप का मतलब पहला लेटर बहुत बड़े से, इनिशियल लेटर बहुत बड़े से होना, दैट इज कॉल्ड अ ड्रॉप कैप। आपने देखा होगा मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में, जो पहला लेटर होता है उसको काफी बड़ा लिखा जाता है। तो कह रहा है मैक्सिमम कितने लाइन के बराबर हो सकता है? 10 लाइन के बराबर। मैक्सिमम 10 लाइंस के बराबर हो सकता है। ये देखिए पहला लेटर है ना, ये पैराग्राफ है, आफ्टर 25 ईयर्स ऑफ ड्रॉट। इसमें ए कितना बड़ा लिखा गया है, लेकिन ये मैक्सिमम कितनी लाइंस के बराबर हो सकता है? 10 लाइन के बराबर। बाय डिफॉल्ट कितनी लाइंस के बराबर होगा? 3 लाइंस के बराबर। अगर आप कोई चेंज नहीं करते हैं और ड्रॉप कैप पे क्लिक कर देते हैं तो वो 3 लाइन के बराबर होगा, है ना। आप देख रहे हैं यहां पर 3 लाइन के बराबर है, पहली लाइन, दूसरी लाइन और तीसरी लाइन। लेकिन अगर आप मैक्सिमम करेंगे तो ये कितनी लाइन के बराबर होगा? 10 लाइन के बराबर। क्लियर है? नेक्स्ट, नेम द लेटेस्ट एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च्ड ऑन डेटेड 16 फरवरी 2024। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आएगा जरूर, बताओ। 16 फरवरी 2024 को लॉन्च किए गए नवीनतम एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बताइए। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी का है? गूगल का है, आप जानते होंगे। लेटेस्ट एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम जो आया वो कौन सा है? दैट इज कॉल्ड वेनिला आइसक्रीम, जिसे एंड्रॉइड 15 भी बोला जाता है। वेनिला आइसक्रीम कब आया? 16 फरवरी 2024। 14 फेब नहीं, वैलेंटाइंस डे के 2 दिन बाद 16 फरवरी 2024 को आया। दैट इज वेनिला आइसक्रीम। एंड्रॉइड के जितने भी वर्जन हैं वो सब खाने पीने वाली चीजों पर बेस्ड हैं और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हैं, जैसे कपकेक, डोनट, एक्लेयर्स, फ्रोयो, जिंजर ब्रेड, हनी कॉम्ब, आइसक्रीम सैंडविच, जेली बीन, किट कैट, मार्शमेलो, नोगैट, ओरियो। यस, तो कह रहे जितने भी वर्जन है वो सब क्या है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है और खाने पीने वाली चीजों पर है। याद रहेगा आपको ये बात। अब देखो यहां पे अपसाइड डाउन केक, वेनिला आइसक्रीम से पहले जो था वो क्या था?
अपसाइड डाउन केक, तो ये आपको याद होने चाहिए। लेटेस्ट तो खास तौर पे याद होना चाहिए, वेनिला आइसक्रीम, मुंह में पानी आ गया ना। द IPv4 हैज अ डैश नोटेशन फॉर एड्रेसिंग, बताइए IPv4 को संबोधित करने के लिए किस अंकन का प्रयोग किया जाता है? IPv4 एड्रेस का मतलब क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल 4 एड्रेस, और IPv4 एड्रेस 32 बिट का होता है, 32 बिट का होता है, और IPv4 को डॉटेड डेसिमल में लिखते हैं। किस फॉर्मेट में लिखते हैं दोस्तों? डॉटेड डेसिमल में, जैसे 192.168 है ना, इस तरीके से 17.172.224.47 क्या है? डॉटेड डेसिमल है। नेक्स्ट, विच लैंग्वेज डज MS वर्ड टू क्रिएट मैक्रोस? मैक्रोस बनाने के लिए MS वर्ड किस भाषा का उपयोग करता है? बताइए। हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि मैक्रोस का यूज करते हैं रिकॉर्डिंग पर्पस से, विजुअल बेसिक लैंग्वेज की मदद से इसको बनाते हैं, व्यू टैब में दिखता है, ऑल्ट F8 इसकी शॉर्टकट की है। तो क्या रहा है, मैक्रोस के लिए लैंग्वेज कौन सी है? विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, VBA या विजुअल बेसिक हो जाएगा करेक्ट जवाब। क्लियर है? और विजुअल बेसिक किस कंपनी की है? नॉर्मल है, माइक्रोसॉफ्ट की होगी, तो माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक 6.0 लेटेस्ट वर्जन है। नेक्स्ट, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर असाइनिंग द IP एड्रेस? क्या IP एड्रेस को असाइन करना या निर्दिष्ट करने वाले कौन जिम्मेदार है? IP एड्रेस को कौन असाइन करता है, कौन अलॉट करता है? ISO, DARPA, IANA, माइक्रोसॉफ्ट या IETF? बताइएगा। वेरी गुड। IP एड्रेस को असाइन करने की जिम्मेदारी किसके पास है? IANA के पास है, इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी के पास। यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी। नेक्स्ट, which of the following shortcut is used to insert a note in a cell in MS Excel 365? MS Excel 365 में सेल में नोट डालने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट का उपयोग करते हैं? क्या एक्सेल शीट में सेल के अंदर क्या कोई नोट डाल सकते हैं? क्या कुछ लिख सकते हैं? जी हां, और इसको करने के लिए जो शॉर्टकट की है वो है Shift+F2। जब Shift+F2 करेंगे एक्सेल शीट में तो जो सेल है उसके ऊपर एक नोट आ जाएगा। नोट हम अपने लिए रख सकते हैं, कुछ भी लिखकर उसके ऊपर। तो शॉर्टकट की क्या याद रखनी है? Shift+F2। नेक्स्ट, द कीबोर्ड शॉर्टकट डैश इज यूज्ड फॉर इन्वोकिंग द थेसोरस इन MS वर्ड 2016। क्या रहा, MS वर्ड 2016 या 2019 किसी भी वर्जन में बात करें में थेसोरस को लागू करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट डैश का उपयोग करते हैं। अब MS वर्ड में थेसोरस क्या होता है? एंटोनिम और सिनोनिम के लिए हम लोग थेसोरस का यूज करते हैं, और थेसोरस की शॉर्टकट की क्या होती है? Shift+F7, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। MS वर्ड में रिव्यू टैब के अंदर हमें थेसोरस का ऑप्शन दिखता है एंटोनिम और सिनोनिम के लिए, और इसकी शॉर्टकट की दोस्तों क्या होगी? Shift+F7, याद रखिएगा। जबकि F7 किसकी शॉर्टकट की होती है? फॉर स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। अगर हमें ग्रामर या स्पेलिंग चेक करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी? F7। देखो क्वेश्चन भी आ गया, डैश इज द शॉर्टकट की फॉर स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इन MS वर्ड 2019 या 2021। MS वर्ड 2019 या 2021 में वर्तनी और व्याकरण जांच के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? तो करेक्ट आंसर होगा F7, दैट इज द राइट वन। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, डैश की दैट इज यूज्ड टू टर्न अ फंक्शन ऑन और ऑफ और टू स्विच बिटवीन टू फंक्शन। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों, बताइए। कह रहे डैश कुंजी जिसका उपयोग किसी फंक्शन को चालू या बंद करने या दो फंक्शन के बीच में स्विच करने के लिए किया जाता है, इसे क्या बोलते हैं? बताइए। शिफ्ट की, फंक्शन की, मॉडिफायर की, टॉगल कीज या ऑल्ट कीज? क्वेश्चन को समझिएगा क्या कह रहा है। ऑन और ऑफ, क्या कोई ऐसी की होती है आपके कीबोर्ड में जिसको आप बंद खुल कर सकते हैं, जिसको ऑन ऑफ कर सकते हैं? जी हां, जैसे कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक, ये ऐसी कीज होती हैं जिनको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, और इनको क्या किसी और नाम से भी जानते हैं? यस, टॉगल कीज।
तो आंसर क्या हो गया, टॉगल कीज। अब ये क्वेश्चन देखो कितना इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछते हैं कि नीचे दी गई कीज में से कौन सी टॉगल कीज हैं या कौन सी नहीं है। कैसे बताएंगे आंसर, जब आपको यह पता होगा कि टॉगल कीज कितनी होती हैं, 3, जिनके लास्ट में लॉक लगा होता है दैट इज कॉल्ड टॉगल कीज। इनको आप क्या करते हैं, ऑन ऑफ करते हैं। जैसे कैप्स लॉक को आप एक बार दबाते हैं तो बंद हो जाता है, फिर दबाते हैं ओपन हो जाता है, कैप्स लॉक खुल जाती है। ऐसे नम लॉक को भी आप ऑन ऑफ करते हैं, ऐसे स्क्रॉल लॉक को भी ऑन ऑफ करते हैं। यस, तो याद रखिएगा टॉगल कीज कितनी होती हैं, 3, कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक। या फिर मॉडिफायर कीज पूछें कि ऐसी कौन सी कीज होती हैं जो मॉडिफायर होती हैं। मॉडिफायर का मतलब वो कीज जो अकेले काम नहीं करती, किसी दूसरे के साथ में मिलकर काम करती हैं और अपनी खुद की प्रॉपर्टी को मॉडिफाई कर लेती हैं या चेंज कर लेती हैं, दैट इज कॉल्ड मॉडिफायर कीज। फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल, ऑल्ट और शिफ्ट, ये तीनों कीज आपकी मॉडिफायर होती हैं। क्यों, क्या कंट्रोल की कभी अकेले यूज होती है, नहीं। कंट्रोल ए, कंट्रोल बी, कंट्रोल सी, कंट्रोल डी, है ना, अलग अलग काम और सबके साथ में अपनी प्रॉपर्टी को बदल लेती हैं। कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल बी बोल्ड, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल डी फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन, कंट्रोल ई सेंटर अलाइनमेंट, कंट्रोल एफ फाइंड करने के लिए, कंट्रोल जी गो टू के लिए। तो ऐसी जितनी भी कंट्रोल के साथ में कीज हैं वो कंट्रोल वाली कीज क्या होंगी, मॉडिफायर कीज। ऑल्ट, ऑल्ट F4 फाइल्स बंद करने के लिए, सिस्टम शट डाउन करने के लिए, है ना, ऑल्ट के साथ में F4 दबाते हैं आप लोग, तो ऑल्ट भी क्या है, मॉडिफायर। कंट्रोल, ऑल्ट और शिफ्ट, शिफ्ट की भी कभी अकेले यूज नहीं होती, किसी ना किसी के साथ में यूज होती है, दैट इज कॉल्ड मॉडिफायर कीज। क्लियर है, तो 3 आपकी मॉडिफायर होती हैं और 3 आपकी टॉगल कीज होती हैं। मॉडिफायर कीज कौन सी हो गई, कंट्रोल, ऑल्ट और शिफ्ट, और टॉगल कीज कौन सी हो गई, कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक। याद रखेंगे, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 40, अंडर विच टैब इज द वाटरमार्क बटन अवेलेबल इन MS Word 2016। MS Word 2016 या किसी भी वर्जन में वाटरमार्क बटन किस टैब के अंतर्गत उपलब्ध है। वाटरमार्क क्या होता है, जब हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो कई बार हम वाटरमार्क का यूज करते हैं। क्यों, ताकि हमारा लोगो जो है वो स्लाइड पर दिखे, जिससे कि कोई दूसरा इस कंटेंट को कॉपी ना कर पाए। यस, दैट इज व्हाई वी यूज द वाटरमार्क। तो कह रहा है ये वाटरमार्क किस टैब में अवेलेबल होता है, MS Word में, और आंसर है डिजाइन टैब। डिजाइन टैब में आपकी 3 चीजें होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटरमार्क, पेज कलर और पेज का बॉर्डर। वाटरमार्क अगर आपको लगाना है तो भी डिजाइन टैब का आप चूज करेंगे, अगर आपको पेज का कलर बदलना है तो भी आप डिजाइन टैब का यूज करेंगे, और अगर पेज बॉर्डर आपको सेट करना है तो भी डिजाइन टैब का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है, तो याद रखिएगा, वाटरमार्क पूछें, पेज कलर पूछें या पेज बॉर्डर, आंसर क्या होगा, डिजाइन टैब इन MS Word के किसी भी वर्जन में। यस, और लेटेस्ट वर्जन कौन सा है MS Word का, वेरी गुड, 2024 वाला, 2024। और ऑनलाइन वर्जन कौन सा है MS Office या MS Word का, 365, MS Office 365 या MS Word 365 या MS Excel 365 या MS PowerPoint 365, है ना, ये ऑनलाइन वाला वर्जन हो जाएगा। क्लियर है, वेरी गुड। तो 40 क्वेश्चन में से आपने कितने सही किए, मुझे कमेंट करके बताइएगा आपका स्कोर क्या रहा। ये रहा आज का क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। कह रहे व्हाट इज एड्रेस साइज ऑफ IPv6। IPv6 का पता आकार क्या होगा। हम जानते हैं कि IP एड्रेस 2 तरीके के होते हैं, एक IPv4 और एक IPv6। यस, IPv4 32 बिट का होता है, IPv6 कितने बिट का होता है ये आपको बताना है। 32 बिट, 64 बिट, 128 बिट, 256 बिट या 1024 बिट, या आता है बताएंगे नहीं। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, कमेंट करके बताइएगा गाइस। यस, IPv की फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। IPv4 जब हम IP एड्रेस एलोकेट कर रहे थे ना,
तो आईपी एड्रेस हमने इतने एलोकेट कर दिए कि वो कम पड़ गए। हर एक डिवाइस का एक यूनिक आईपी एड्रेस होना चाहिए। जब IPv4 कम पड़ गए तो IPv6 लाया गया, जिससे कि हर एक डिवाइस का एक यूनिक आईपी एड्रेस हो पाए। तो IPv4 का ही एडवांस्ड वर्जन है IPv6, लेकिन कितने बिट का है ये आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मैं आंसर बताऊंगा इसका अगले सेशन में। यस, तो कैसा लगा आपको ये सेशन? पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा कंप्यूटर के लिए। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि बेसिक टू एडवांस कंप्यूटर को पढ़ना, तो ESIC एम्स CRE SSO का लेटेस्ट जो फुल कंप्यूटर कोर्स है ये आप ज्वाइन कर लीजिएगा। 75+ वीडियोस के साथ 80+ आवर्स का कंप्लीट, वैलिडिटी 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। 12 महीने की वैलिडिटी आपको मिलेगी जिस दिन से आप परचेज करते हैं उस दिन से। कंप्यूटर में पार्टे और डोमेन दोनों कवर होगा। ज्वाइन करने के लिए अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से, फिर आप इससे कनेक्ट हो सकते हैं। फीस 523 रुपीज है इसकी। व्हाट्सएप नंबर, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। क्लियर है? उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।